प्लास्टिड्स क्या होता है? तो प्लास्टिड्स तुम्हें जनरली किस में ही मिलेंगे? सिर्फ प्लांट सेल पे मिलेंगे, एनिमल पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इनके पास भी खुद का क्या होगा? डीएनए होगा और राइबोसोम होगा, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। अब राइबोसोम है तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, कलर्ड होते हैं और कलरलेस होंगे, या वाइट बोल सकते हो। जो कलर वाले होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जो व्हाइट कलर या कलरलेस होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का तुम्हारे प्लास्टिड होता है। नाउ क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट मैंने बताया था अभी कैसा होता है? कलर्ड प्लास्टिड को ही हम क्या कह देते हैं? क्रोमोप्लास्ट कह देते हैं। अब इनको जो कलर मिलता है ये किससे मिलता है? तो अगर तुम देखोगे ऑरेंज कलर, तो वो मिलेगा तुम्हें कैरोटीन से। ठीक है, कैरेट से ध्यान रख सकते हो। कैरेट भी ऑरेंज टाइप का ही कलर होता है उसका। तो कैरोटीन, कैरेट, उससे याद रख सकते हो। तो कैरोटीन ऑरेंज कलर देगा, और जेंथोफिल क्या देता है तुम्हें? इसका येलो कलर दे। ठीक है, अगर येलो कलर में है तो जेंथोफिल के प्रेजेंस के कारण ही हो। ये पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली जो कलर देते। जैसे क्लोरोफिल क्या एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है। तो दे कंटेन देयर ओन राइबोसोम। क्रोमोप्लास्ट के पास अपना ही राइबोसोम होता है, तो अपना प्रोटीन खुद बना लेंगे। जो ये 70 ऐसे बेसिकली टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। अलग अलग टाइप के राइबोसोम होते हैं, 60S, 70S, 80S। इतना इसमें डिटेल में जानने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। जैसे कैरोटीन है ना, ये ऑरेंज कलर देता है, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, तो हम उसको क्या कह देंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। नाम एक जैसे लग रहा है तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देना इसको। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट, अब हमें पता ही है क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइट? सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट आर टिपिकली फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में तुम्हें मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट, ध्यान देना। रूट्स एंड फ्लावर्स में ये तुम्हें देखने को मिलते हैं। अच्छा, तुम्हें एक चीज बताता हूँ मैं, जैसे लीव्स होती है ना, लीव्स होती है, तो लीव्स का हम क्या कहते हैं? लीव्स हमें तुम्हें ग्रीन कलर की दिखेगी जनरली, राइट? तो वो तुम्हें पता है क्लोरोफिल के कारण दिखती है। क्लोरोफिल के कारण दिखती है तुम्हें, क्या है? ग्रीन कलर की, है ना? ये तो हमें पता है। अब ये एक्चुअल में ग्रीन कलर की ही क्यों दिखती है? कोई और कलर की क्यों नहीं दिखती? तो फिजिक्स में जब तुम ये पढ़ोगे, जब लाइट क्या करेगी ना इस पे, लीव्स पे जब ये पड़ेगी, तो ये क्या करता है? जब लाइट इस पे पड़ेगी तो ये बाकी लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर लेगा, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। अब तुम्हें पता ही होगा कि तुम वही चीज देखते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम देख पा रहे हो तो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पे गिरती है। तो ग्रीन कलर को जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो ऑब्वियसली तुम्हारी आंखों में ग्रीन लाइट ही पड़ेगी। तो ग्रीन लाइट अगर पड़ेगी तुम्हारी आंखों पे तो तुम्हें ग्रीन कलर का ये अपीयर होता है पूरा का पूरा। और ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ये पूछेगा अगर, तो ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो होता है रेड एंड ब्लू। रेड और ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ लिया है। तो ल्यूकोप्लास्ट तुमने बताया था मैंने कैसा होता है? कलरलेस या वाइट कलर का होगा। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, यानी ये स्टोरेज का काम है इसका भी। तो ये स्टार्च जो भी होगा तुम्हारे प्लांट में उसको स्टोर कर लेगा, ऑयल्स को स्टोर कर लेगा, प्रोटीन को स्टोर करके रख लेगा, उनको स्टोर करता है। तीन टाइप के होते हैं, तो एक होता है अमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट, और एक होता है एलेरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? कार्ब्स को स्टोर करेगा। एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? फैट को। और एलिरियोप्लास्ट क्या करेगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का सिंपल तुम ये समझ लो, कलरलेस होता है। दूसरा क्या इसका? स्टोरेज का काम है। क्या क्या स्टोर करेगा? तुम्हारा स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया। स्टार्च बेसिकली तुम्हारे कार्ब्स ही होते हैं, ठीक है। ऑयल तुम्हारा फैट हो गया, प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है। तो इन चीजों को ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो एक नोट है, क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है? बहुत सारे मेम्ब्रेन के लेयर्स होते हैं जिसपे एम्बेडेड इन मटीरियल मटीरियल रहते हैं उनके अंदर, ठीक है। उसी को हम स्ट्रोमा कहते हैं। उसको बस याद रख लेना, स्ट्रोमा क्या हो गया? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन मटीरियल। तो ये डायग्राम देख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन टाइप के होते हैं, सिर्फ इन्हीं तीन टाइप के नहीं होते, या और भी होते हैं इसमें, मैंने यही तीन बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स बेसिकली क्या है? वैक्यूल्स ये होता है, ये बड़ा सा दिख रहा है, तो ये वैक्यूल्स होता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम भी स्टोरेज का ही है, ठीक है। ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो भी होगा उनको क्या कर लेगा? इसके अंदर ये
स्टोर करके रख लेगा। ये प्लांट में तुम्हें बड़े साइज का देखने को मिलेगा। तो ये जो है बड़ा सा साइज दिख रहा है, ये वाला जो साइज दिख रहा है, ये प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में बड़े साइज का, एनिमल में छोटे साइज का दिखता है बहुत ज्यादा। तो प्लांट में ये किससे भरा हुआ मिलेगा तुम्हें? फुल ऑफ सेल सैप्स। और ये क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अब जैसे कि तुम्हारे अमीनो एसिड हो गया, शुगर शुगर हो गया, या और कोई ऑर्गेनिक एसिड हो गया, और कुछ प्रोटीन भी ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है वैक्यूल्स में। ठीक है, प्लांट के केस में ये क्या है, अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन वगैरह स्टोर करके रखेगा। और इवन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको भी स्टोर करके रखता है। यानी कि वो प्रोडक्ट जिसको प्लांट की जरूरत नहीं होती है, उनको भी स्टोर करके रखेगा। जैसे कि तुम देखते होंगे किसी प्लांट में ना, पेड़ पे जाओगे तो एक गम सा निकलता है, स्टिकी स्टिकी सा। तो वो बेसिकली उनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं उसको। कहीं देखोगे वो मिल्क मिल्क टाइप का कुछ चीज निकल रहा होता है किसी प्लांट से, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको प्लांट की जरूरत नहीं होती है, तो उसको वो निकाल दे। तो वो वाले प्रोडक्ट भी इसी के अंदर, इसी वैक्यूल्स के अंदर तुम्हें स्टोर्ड मिलेंगे। तो वैक्यूल्स के पास क्या होते हैं, लेयर्स होती है। तो टोनोप्लास्ट एक लेयर है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल पे हेल्प करता है। अब क्योंकि वैक्यूल्स पे क्या हो रहा है, तुम्हारा स्टोरेज हो रहा है ना, प्रोटीन वगैरह ये सब स्टोर करके रख रहा है। तो जब वो स्टोर कर रहा है तो कभी उसको प्लांट को जरूरत भी पड़ेगी। तो जब वो जरूरत पड़ती है प्लांट की किसी सेल को, तो वो ट्रांसपोर्ट भी वैक्यूल्स करेगा, क्योंकि वैक्यूल्स के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होगा जब उस पे स्टोर है तो, राइट। तो उस पे कोई ना कोई ऐसी लेयर होगी जो ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करेगी। वो लेयर होती है टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, उसमें तुम देखोगे फूड वैक्यूल्स कंटेन फूड आइटम्स। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक ही सेल होता है। अगर मैं एक अमीबा का रफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ कुछ ऐसा मान लो। तो अमीबा के पास क्या होता है, दो ना नकली हाथ बोल लो, तो वो होता है। तो जब भी इसके पास ना, जैसे मान लो ये कोई भी एक फूड है, ये आएगा, तो इसको अमीबा को इसको क्या करना है, कंज्यूम करना होगा। तो ये बेसिकली कैसे करेगा, ये दो अपने नकली से हाथ बना लेगा। ठीक है, तो ये फूड इसके अंदर चला जाएगा। अब ये इसी फूड को क्या करता है, ऐसे वैक्यूल सा बना लेगा। अगर मैं इसका एक और डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो मान लो ये कुछ ऐसे इसने इसके अंदर इसको कंज्यूम कर लिया है। तो कंज्यूम करने के बाद ये क्या करेगा, जो भी इसको ब्रेक डाउन जो कराना होगा वो कराएगा। उसके बाद फिर इस फूड को जो है वो बाहर, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको बाहर की तरफ ये रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं, तो इनके सूडोफोडिया बोलते हैं हम इसको, जिसको हम कहते हैं बेसिकली सूडो मतलब फेक ही होता है। ठीक है, नकली हाथ। तो इस पे भी इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। ये जो बन रहा है ना इधर, ये जहाँ पे फूड आ रहा है, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे यही है वो फूड वैक्यूल, यही। नाउ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे यही जो फूड वैक्यूल, यही जो वैक्यूल है बेसिकली, ये एक्सक्रीशन पे भी हेल्प कर देगा। एक्सेस वाटर वगैरह या कुछ वेस्ट होगा सेल का, जैसे मैंने बताया कि अमीबा क्या कर लेगा, पहले इसको डाइजेस्ट कर लेगा, जो भी फिर वेस्ट बनेगा उसको वो बाहर भी कर देगा इसी वैक्यूल्स के थ्रू। वैक्यूल जो है लोकोमोशन नहीं करता, लोकोमोशन बेसिकली चलने में हेल्प नहीं करता। नाउ अब आते हैं सेल डिवीजन पे। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल का डिवाइड होना, टूटना, उसी को सेल डिवीजन कहते हैं। अब दो टाइप के तुम्हें सेल डिवीजन देखने को मिलेंगे, एक दिखेगा माइटोसिस और एक दिखेगा मियोसिस। सबसे पहले आते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है वो किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन कैसे होगा, मान लो कि ये एक सेल है, ये क्या करेगा, दो सेल पे टूट जाएगा ऐसे, दो सेल पे ऐसे ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम मदर सेल कह देते हैं। और ये दोनों जो है, ये बेसिकली डॉटर सेल्स। ये दोनों क्या हो गए, हमारे डॉटर सेल्स। तो ईच सेल कॉल मदर सेल्स डिवाइड टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो डॉटर सेल पे डिवाइड होंगे। ये जो डिवीजन हो रहा है ना, ये ग्रोथ के लिए होता है। तो जैसे तुम जिम जाते हो ना, तो जिम जाके तुम बेसिकली करते क्या हो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, तुम देखोगे तुम्हारे हाथ जो होते हैं सोर हो जाते हैं। अगर बाइसेप्स की कर रहे हो तो जो बाइसेप्स वाला एरिया होगा वो सोर हो जाएगा, मूव नहीं कर पाते हो फिर। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, हील हो जाता है, यानी वो सोरनेस हट जाती है बेसिकली। और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे करके तुम्हारा ग्रो होता रहता है बाइसेप। तो वहां पे तुम कर यही रहे हो कि सेल को जो है ना, वहां पर सेल डिवीजन को प्रमोट करवा रहे हो। अब सेल किससे बना हुआ है, बेसिकली तुम्हारे प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसलिए प्रोटीन तुम ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, जिसके वजह से वो जो डिवीजन है उसको तुम क्या कर सको, बढ़ा सको। तो पुराने
पुराने सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, या पुराने सेल जो होते हैं वो स्प्लिट होने शुरू हो जाते हैं। सेल डिवीजन वहां पे तुम ज्यादा एक्सेस पे करवाने की कोशिश कर रहे हो, वही डिवीजन वही होता है तुम्हारे ग्रोथ के लिए। अब वो ग्रोथ कैसी भी हो सकती है, तुम जैसे धीरे धीरे करके हाइट तुम्हारी बढ़ रही है, तो वहां पर भी बहुत सारे मल्टीपल सेल डिवीजन होते जा रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, जो कि एक सेल जो है दो डॉटर सेल पे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जनरली सिर्फ ग्रोथ के लिए होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तुम्हारे मदर सेल पे, वही सेम तुम्हारे डॉटर सेल पे भी रहेंगे। तो मदर सेल और डॉटर सेल पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे। मियोसिस में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के टाइम जो है सेल डिवीजन होता है। इस केस में क्या होता है, इसमें दो कंजिक्यूटिव सेल डिवीजन होता है। तो पहला जैसे कि मदर सेल है, ठीक है, ये दो सेल में टूट जाएगा इस तरीके से। फिर ये जो दो सेल है ये फर्दर दो सेल पे और टूट जाएंगे, फर्दर दो सेल पे और टूट जाएंगे, इस तरीके से फर्दर दो सेल पे और टूट जाएंगे। तो तुम देखोगे टोटल यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो चार सेल्स जो है वो बन गए। तो मियोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। कितने, आधे से जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इन्वॉल्व टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, दो कंसेक्यूटिव डिवीजन, लगातार डिवीजन होता है। तो देखोगे पहले ये वाला हुआ फिर ये वाला हुआ, तो दो कंसेक्यूटिव डिवीजन हो जाएगा और चार नए सेल बनते हैं। और इस केस में माइटोसिस के केस में तुम देखोगे तो दो ही बन रहे थे और यहाँ पे चार बनते हैं। ये डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस पे। तो इसका एक डायग्राम भी देख सकते हो। माइटोसिस में ये हो गया पेरेंट सेल, मदर सेल, कुछ भी बोल लो। इसमें माइटोसिस के केसेस में देखोगे तो फिर क्या हो गया, ये जब डिवीजन का इसका टाइम हो जाता है तो दो डॉटर सेल पे टूट जाए। ये सेम ही है, हाँ ठीक है। यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। बेसिकली जब भी डिवीजन होता है तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्से में टूटता है। तो उस प्रोसेस को ही तुम एक तरीके से बोल सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन। इसको जब रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो और ज्यादा डिटेल में मैं तब पढ़ाऊंगा इसको, बट अभी के लिए तुम ये ध्यान रखो कि जो डीएनए जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तुम्हारे दो उस न्यूक्लियस, क्योंकि दो हिस्सों में टूटता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे क्रोमोसोम जो होंगे ये एक्स दिख रहा है ऐसे ऐसे में बने हुए, तो वो देखो एक सिंगल सिंगल पे आ गए। तो यहाँ पे एक ये वाला देखोगे तो एक एक्स बना है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इनका एक एक निकाल दिया बाहर और ये इधर लगा गया और ये इस पे भी इधर आ गया। वहीं तुम मियोसिस में देखोगे तो मियोसिस में क्या होता है, सेम पेरेंट सेल हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन कर दी, यानी इसने दो बना दिए इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, दो डॉटर सेल पे कन्वर्ट हो जाता, दो डॉटर सेल पे कन्वर्ट हुआ तो ये देखोगे तो इसके पास यहाँ पे चार थे ये, और इसके पास अब ये क्रोमोसोम कितने हो गए, दो हो गए। और इसके पास कितने हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए। तो हाफ हो गए ना, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए इस केस में। और इस वाले केस में देखोगे तो वही है, फोर है, और इधर भी क्या है, फोर है। और स्टार्टिंग में भी कितने थे, फोर ही थे। अब देखोगे तो फिर आगे जाके ये क्या हो रहा है, जो अब ये डॉटर सेल बन रही है, इससे जो दो डॉटर सेल बने उनके पास भी दो दो है। इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो है, इसके पास भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले इस स्टेप में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जा रहे हैं, हाफ हो जा रहे हैं, आधे हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रहे। तो ये डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस। ना लास्ट थिंग इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, तो जैसे मैंने सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ा है जितने भी अभी, तो वो कुछ मेजर ऑर्गेनल्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना देते हैं, यानी कि एक तरीके से एक सिस्टम सा बना हुआ है, एक कनेक्शन सा बना है, एक पाइपलाइन सा तुम बोल सकते हो बनी हुई। तो किसके बीच में बनी हुई है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वेसिकल, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो न्यूक्लियस से कुछ भी सामान जो भी होगा मटेरियल, वो क्या है, ईआर पे आ जाएगा, ईआर से फिर वो कहाँ किस पे जाएगा, वो गोल्गी एपरेटस में जाएगा, फिर गोल्गी एपरेटस उसको क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है। लाइसोसोम्स को भेजना होगा तो वहां भेज देगा। अगर मान लो कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, एंटर कर गया है, तो उसको लाइसोसोम में भेज देगा डाइजेशन के लिए। या उसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करना है तो लाइसोसोम्स में वो भेज देगा। या उसको स्टोरेज सफिशिएंट है, स्टोरेज करवाना है तो वो वैक्यूल्स में भेज देगा। तो इस तरीके से गोल्गी एपरेटस बांट देता है उसको। तो एक सिस्टम की तरह है, कैसे एक सिस्टम की तरह ये काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियस किसको भेजेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस को भेज देगा और गोल्गी एपरेटस फिर आगे इसको फैला देगा। इसी को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं ना। तो मैंने अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे बताई थी कि भाई इस पे सिंगल लेयर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, और या फिर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको मैंने अलग से भी यहाँ पे लिख दिया है। तो देखोगे तो सिंगल लेयर ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, तो लाइसोसोम्स तुम्हारा सिंगल लेयर ऑर्गेनल हो गया, ठीक है। ईआर पे भी सिंगल लेयर होता है, गोल्गी एपरेटस पे भी, वैक्यूल्स जो हो गया ये सिंगल लेयर हो गया। वही अगर डबल लेयर देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे, न्यूक्लियस देखोगे, इनके पास डबल लेयर होता है। विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम होते हैं और सेंट्रियोल होते हैं। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डबल लेयर मेम्ब्रेन, या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म पे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। ऑल्दो मैंने पहले बताया, बट मैंने लास्ट में एक साथ लिख लिया, जिससे कि तुम्हें ध्यान देगी किसके पास सिंगल है, किसके पास डबल है, किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। नेक्स्ट एक और हमारा एक ऑर्गेनल होता है, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था, सिर्फ जितने हमने पढ़े वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो सेंट्रॉल भी उनमें से एक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मेजर नहीं होता, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको देख लो। तो सेंट्रॉल क्या है, ये सिर्फ तुम्हें एनिमल सेल पे मिलेगा, और माइक्रो ट्यूब से ये मिलके बना होता है, ये देखोगे कुछ इस तरीके। तो ये तुम्हें एनिमल सेल के अंदर ही मिलेगा, सेल डिवीजन पे हेल्प करता है। अब चाहे माइटोसिस से हो रहा हो, चाहे मियोसिस हो रहा हो, सेल डिवीजन उस पे ये हेल्प करेगा। डिफरेंस बता दिया है इसमें, पहले हम पढ़ चुके हैं सारे डिफरेंस, तो एक और बार देख सकते हो कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में तुम्हें एक्स्ट्रा ये सेल वॉल देखने को मिल जाएगा, एनिमल सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में क्या होता है, लार्जर साइज का होता है, और एनिमल सेल में तुम देखोगे कि वो बहुत ही छोटे साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा। और एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेंट्रियोल्स है जो प्रेजेंट होता है, प्लांट के पास वो प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसको ध्यान रख सकते। ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। इसको ना, ऑल्दो ये आई नो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, मैंने कोशिश करी कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा तुम्हें, और मैंने जितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना फिलहाल पूछा जाता है, वो मैंने तुम्हें सब बता दिया। ठीक है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा जरूर मैंने बताई है जो कि तुम्हें हेल्प करेगी आगे भी। आई नो कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें याद करने के लिए, तो याद कैसे करना, तुम उसको धीरे धीरे छोटा छोटे पार्ट में इसको तोड़ लो, एक एक ऑर्गेनल उठा लो और उसको पढ़ना शुरू कर। एक साथ तो नहीं होगा ये सब कुछ, तो बार बार इसको रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, तो ये आराम से याद हो जाएगा। और याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है ना, कि तुम पहले एक बार इसको पढ़ लो, उसके बाद फिर क्या करो, बंद करो और एक पेज निकालो, और जो जो चीजें तुम्हें याद आ रही है उसको लिखते चले। ठीक है, जो भी याद आ रहा है उसको कोशिश करो रिकॉल करने की, और उसको लिखो। नहीं हो रहा, जितना भी तुमने लिखा उसको रखा साइड में, फिर बुक खोलो और उसमें देखो कि क्या क्या चीजें जो तुमने लिखी है सही है, और क्या क्या चीज तुम मिस आउट कर गए। ऐसे ही तुम 2-3 बार करोगे ना, आई बेट यू कि तुम्हें वो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार वो सब कुछ तुम्हें याद हो गया है, तुम्हारे मेमोरी में वो स्टोर हो गया है, फिर हफ्ते में एक बार उसको उठाओ, दोबारा से बिना देखे उसको लिखना शुरू कर दो, जो जो चीजें आ रही है याद रिकॉल कर, तो 80-90% तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगी। ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी लर्न करने वाली जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस वगैरह हो गया ना, जिसपे तुम्हें चीजें इन्फॉर्मेशन को याद रखनी ही पड़ती है। बायो में जनरली तुम्हें देखने को मिलेगा, समझ में आना भी एक चीज है कि तुम्हें वो चीज समझ में भी आना चाहिए, जिससे तुम्हें हेल्प होती है कि इजीली तुम उसको याद रख पाओ। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू हमेशा पढ़ने की कोशिश करो। जब भी पढ़ते हो तो क्या करो, ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम खुद को ही पढ़ा रहे, खुद को ही समझाना शुरू कर दो, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से तुम्हें वो याद रहे। बार बार इस वीडियो को देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार देखो, अच्छे से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। डाउट आ रहा है, तुम कमेंट में नीचे कमेंट करो, डाउट लिखो कि ये डाउट है, तो उसके लिए हो सकता है मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हें लेट सपोज कि तुम्हें गोल्गी एपरेटस नहीं आया समझ में, कमेंट कर लो कि गोल्गी एपरेटस के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्गी एपरेटस के लिए 3-4 मिनट की होगी वो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो, तो वो बना के तुम्हारे लिए डाल दूंगा, जिससे तुम्हें जो भी डाउट होगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो दैट वाज इट, सो थैंक यू, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये इसकी जो स्लाइड है ना, वो तुम्हें इसमें मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इसी पे मैं सारी ये स्लाइड जो है वो डाल दूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।